हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है अवकल समीकरण। अध्याय 9 क्लास 12th मैथ्स स्टार्ट कर दिया हूं। क्रम से सभी सवालों को कराएंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे, जो पेपर में आते हैं उनको भी कराएंगे। ठीक है, तो आज अवकल समीकरण का ये पहला वीडियो है। इसके बाद क्रम से वीडियो आएंगे। इसके पहले जो भी मैथ्स की वीडियो अपलोड है वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिए गए हैं और आगे भी जो भी चैप्टर आने वाले हैं एग्जाम में सभी चैप्टरों को कराया जाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और यदि आप डेफिनेट अंत तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ आज नया चीज़ सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को समझने के लिए चर्चा करना अवकल गुणांक है क्या। जैसे कि मान के चलता हूँ आपके पास दो स्वतंत्र चर x और y है। थोड़ा समझना है आपको। स्वतंत्र चर दो स्वतंत्र चर है x और y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। x आपका स्वतंत्र चर है और जिसमें से y को हम मान के चल लें कि ये x का आश्रित चर है, मतलब y जो है डिपेंड है x से। यदि ऐसा मान लो आश्रित चर यानी x जो स्वतंत्र था, x जो क्या था स्वतंत्र है, यदि दोनों को तो दूसरा भी आश्रित मान सकते हैं, जड़ मान सकते हैं। तो यदि मैं मान के चलूं कि ये स्वतंत्र चर x है और ये जो है y है वो आश्रित चर है, मतलब y जो डिपेंड है किस पर, x पर। यानी जैसे आपके पास y है, यदि एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो d/dx x के रिस्पेक्ट पे y का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो y है वो आश्रित है किस पर, x पर, इसलिए dy/dx को यहाँ पर स्टूडेंट कह देते हैं हम एक अवकल गुणांक। अवकलन कर दिए तो अवकल गुणांक बन गया। क्या बन गया? अवकल गुणांक बन गया। ठीक है, अवकल गुणांक ये हो गया। यदि हम दो बार अवकलन कर दें तो क्या बन जाएगा? जैसे मैं कह दूं dy/dx को d²y/dx² हो जाएगा। ये भी एक अवकल गुणांक है कि नहीं? अवकल गुणांक है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल जी हाँ, अवकल गुणांक है। इतना क्लियर हो गया। तो एक आपके पास अवकल गुणांक हो गया और एक आपके पास यदि स्वतंत्र चर हो गया। इन दोनों को मिला दिया जाए, जिसे आपके पास dy/dx है, स्वतंत्र चर हमने माना x और बराबर में 0 कर दें, तो ये आपका बनने वाला है अवकल समीकरण। क्या बनने वाला? अवकल समीकरण। चीजें क्लियर हो गई। यानी एक आपके पास अवकल गुणांक है और एक आपके पास स्वतंत्र चर है। यदि ये दोनों चीज किसी समीकरण में उपस्थित है तो स्टूडेंट कहलाता है अवकल समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। चीजें समझ गए? मैं यही कोशिश करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझे। आज पूरा टॉपिक इसी पर है, बेस्ड है अवकल गुणांक, है ना। इसके बाद अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की कोटि, इसी पर डिपेंड है। घात और कोटि पर पूरा ये वीडियो रहेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते चलें। तो ये क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि केवल यही अवकल गुणांक हो। यदि मैं कह देता d²y/dx² प्लस 9dy/dx हो गया, प्लस यहाँ पर मैं कह देता 9y इक्वल आपका हो गया, कितना हो गया? 0 कर दे, कुछ भी कर दे। तो ये एक प्रकार से स्टूडेंट क्या बन चुका है? अवकल समीकरण बन चुका है। अवकल समीकरण बन चुका है। ठीक है, इतना समझ गए ना। और भी आप दे दो, जैसे d²y/dx²। अच्छा, dy/dx नहीं है, यहाँ पे है मान लो x घाते 5 बराबर 0। तो ये भी क्या अवकल समीकरण है? जी हाँ, अवकल समीकरण है। तो इतना क्लियर हो गया कि वह समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर हो और इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, अवकल गुणांक उसके साथ होना चाहिए, तो ये अवकल समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता? अवकल समीकरण कहलाता है। इतना क्लियर हो गया कि अवकल समीकरण है क्या। इतना तो आशा उम्मीद है कि बन जाएगा। अब इसके बाद चर्चा करते हैं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि चर्चा करेंगे। इसके बाद घात की चर्चा करेंगे कि घात कितनी है और कोटि कितनी है। देखिए, जैसे हम अवकल गुणांक निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अपन बात करते हैं। जैसे एक बार अवकलन किए तो dy/dx आया। ठीक है, दो बार अवकलन किए तो d²y/dx² हो गया। तीन बार अवकलन किए तो d³ हो गया। यदि चार बार अवकलन कर दे, 4 बार, तो d⁴/dy4। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। यानी पहली बार अवकलन, दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार अवकलन। अब हमने जिनको जितने बार अवकलन किया वही उसकी कोटि है। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक लॉजिक लगाओ बस और आंसर लाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि कोटि अधिकतम कितनी है, तो इसकी कोटि कितनी है? 1।
इसकी कोटि कितनी है 2, इसकी कोटि कितनी है 3, इसकी कोटि कितनी है तो 4। जैसे y आपके पास मान के चलते हैं एक क्या है आश्रित चर है, मतलब x पर डिपेंड करता है, तो जो y है उसका हमने अवकलन किया रिस्पेक्ट ऑफ x, यानी x के रिस्पेक्ट पे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, तब स्टूडेंट हमें मिला dy/dx। कितने बार डिफरेंशिएशन किया हमने? एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार अवकलन कर दिया, इसलिए इसकी कोटि 1 हो गई। हमने जितने बार अवकलन किया, यहाँ पे 2 बार अवकलन है तो इसकी कोटि 2 हो गई, यहाँ पे 3 बार अवकलन है तो इसकी कोटि 3 हो गई, यहाँ पे 4 बार अवकलन तो इसकी कोटि 4 हो गई। आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी भर आप कोटि तो नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कितना भी कठिन चीजें मिल जाए। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाई? चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि हम घात कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें आने वाले उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि होती है। उच्चतम अवकल गुणांक की बात करें, जैसे आपके पास एक समीकरण देके रखा है d³ है ना, प्लस d² प्लस 3x या 3y = 0, इतना देके रखा है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि कौन सा होगी कोटि, 2 या 3। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे समीकरण में अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है? अधिकतम अवकल गुणांक की कोटि ही समीकरण की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट d³ यानी 3 बार यहाँ पर अवकलन हुआ है, तो अधिकतम अवकलन 3 बार, अधिकतम अवकलन 3 बार, इसलिए इसकी कोटि जो है 3 होगी। तो कोई समीकरण दे के रखा है, उसमें अधिकतम जो अवकल गुणांक होगा उसकी जो कोटि होगी वो कहलाएगी स्टूडेंट क्या? उस अवकल समीकरण की कोटि। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात। जैसे आप एक समीकरण प्राप्त किए और उस समीकरण में उच्चतम अवकल गुणांक की घात कितनी है, वही कहलाएगी क्या? अवकल समीकरण की घात। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं रहेगा तो आप समझोगे नहीं। जैसे यहाँ पर लेके चलता हूँ d³ प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3y = 0। अब यहाँ पर आप कहोगे कि घात तो देखा जाए, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। अच्छा, अवकल गुणांक की घात तो ही है अवकल समीकरण की घात, लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि अधिकतम कितना है? 2 इसका होना चाहिए। नहीं, इस समीकरण में आपको ये ध्यान देना है कि अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है। अधिकतम अवकलन ये 3 बार हुआ है, और इसकी कोटि जो है, यदि कोटि पूछी जाए तो कोटि तो आप बता दोगे कि 3 बार अवकलन हुआ है, और अधिकतम कोटि जिसकी उसी को हम घात मानते हैं, यानी अवकल समीकरण का घात जो है यहाँ पे 1 है। कोटि वाले यहाँ पे देखिए अवकल गुणांक, जिस अवकल गुणांक से हमने कोटि निकाला है उसी का घात अवकल समीकरण का घात कहलाता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे 3 बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि 3 है, और अधिकतम अवकलन यहीं पे हुआ है, इसलिए इसकी घात कितनी है? 1। कई सारे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे। मैं दूसरा नंबर बोलूं कि d³ प्लस y = 0, इसमें आप घात बताओ तो घात कितना होगा स्टूडेंट? घात 1 होगा। घात कितना? 1 होगा। और कोटि मैं आपसे पूछ दूं तो कोटि आप बता दोगे 3, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है। तो कोटि क्या है? कोटि है कितने बार अवकलन हुआ है, और घात क्या है? अधिकतम जिसका अवकलन हुआ है उसका मान कितना है। और बहुत सारे समीकरण रहेंगे जिसमें आपको फाइंड करना रहेगा। d² - 3 dy/dx प्लस 7 = 0 की घात आपसे पूछ दी जाए तो घात देखो भैया, अधिकतम अवकलन ये है, इसका मान कितना है? 1। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कोटि बताइए तो कोटि बता दोगे 2 बार अवकलन हुआ है, इसलिए कोटि कितना हो गया? 2 हो गया। कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आशा और उम्मीद है कि ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। जैसे आपकी बुक्स में देके रखा है p = 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर 5/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? d²/dx²। इसको कह रहा है कि इसका हमको कोटि और क्या निकालना पड़ेगा? कोटि निकालो या घात निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है 1/2 है ना, 1/2 दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे
तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हट जाएगा, कितना बचा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग, और घात में कितना आपके पास 5 बटे यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि समीकरण कभी अंडर रूट के अंदर हो ही नहीं सकता है, पहले अंडर रूट को हटाना पड़ता है, और यहाँ 1/2 है मतलब रूट के अंदर है, और रूट के अंदर को हटाएंगे तभी स्टूडेंट क्या कहलाएगा, वो समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण बनाने के लिए अपन ने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, घात। देखो अधिकतम अवकलन कितना है, जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट इस डी वाई अपॉन डी एक्स का घात 5 है, लेकिन अधिकतम अवकलन तो भाई 2 बार यहाँ पे है, तो आप कहोगे भैया इसकी कोटि तो 2 है, और जिसकी अधिकतम कोटि होती है उसी का पावर घात कहलाता है। तो अवकल समीकरण का घात कितना हो गया 2, और कोटि भी कितना हो गया 2। तो सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं एक्सरसाइज के। जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का वर्ग है बराबर आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई 2/3। यहाँ पर आपको घात और कोटि निकालना है, घात हुआ कोटि। चलो बताओ सिंपल तरीके से। तो देखो कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। मैंने कहा कि ये क्या समीकरण है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 1/3 है, यानी यहाँ पे घनमूल है, और स्टूडेंट ये आपके पास ये समीकरण है ही नहीं, अवकल समीकरण है ही नहीं है। सिंपल तरीका, क्यों, क्योंकि अंडर रूट या घनमूल के अंदर कभी होते नहीं है। तो एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में यदि हम घन कर दें, दोनों पक्षों में घन कर दें, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई उसी का करें तो घन कहलाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग, फिर ये होल क्यूब हो जाएगा, और ये होल क्यूब यहाँ पे होगा तो 3 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। अब आपको बताना है कि अधिकतम कितना अवकलन हुआ है, अधिकतम कितने बार अवकलन। तो कोटि तो आप बता दोगे सिंपल तरीके से 2 बार अवकलन। यदि मैं कह दूं घात बताओ तो घात भी आप बता दोगे, ये 2 बार अवकलन है, और इसकी अधिकतम घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो ये हो गई घात 2। ठीक है, दिखने में कठिन लगता है, कोटि और घात निकालना कठिन है, लेकिन आप लोगों के लिए अब कठिन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट आप आसानी भाषा में समझ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लो ना, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे आपके पास है क्वेश्चन, मान के चलता हूँ आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग। अब ये अंडर रूट के अंदर, इसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो एक काम करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो बाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करते हो तो बाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग। इतना हो गया। अब इसमें आपको बताना भैया कि कोटि कितनी है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी बात करें, दोनों जगह है। तो यदि मैं कह दूँ कोटि अधिकतम कितने बार अवकलन है, तो 1 बार अवकलन है। और यदि मैं कह दूँ घात, इसी का घात देख लो 2, चाहे इसका घात देख लो 2, तो घात कितना है 2 है, घात कितना है 2, और कोटि भी कितना हो गया 2 हो गया। सिंपल है ना। इतना तो आशा और उम्मीद है कि यार आप सिंपल तरीके से कर पाओगे, समझ पाओगे। और जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बाई बराबर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स बटे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। इसमें आपको बताना है क्या, कि इसकी कोटि और घात कितनी है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब था ऑलरेडी, पावर हो जाएगा 4। अब मैं आपसे यदि कह दूं कि घात और कोटि बताओ ये अधिकतम कितने बार अवकलन है, 1 बार। अब इसका घात कितना होगा, तो आपको संशय होगा सर यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, अरे अधिकतम घात देखो ना भैया 4, तो ये निकल आया घात और कोटि। तो इस प्रकार से घात और कोटि कोई भी क्वेश्चन आएगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से कर लोगे और बन जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में घात और कोटि निकालने को आता है, मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया, और आपका फर्स्ट प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। 9.1 हो गया कंप्लीट, क्योंकि स्टूडेंट मेथड आपको पता हो गया, घात और कोटि इसमें है क्या यार, सिंपल तरीके से कर लोगे। तो अगले वीडियो में जब कराऊंगा
तो नेक्स्ट प्रश्नावली और महत्वपूर्ण चीज़ें कराऊंगा, पूरा विधिवत समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।